नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे हम आरओ परीक्षा 2024 जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई थी 11 फरवरी 2024 को। उसके साइंस के जो भी क्वेश्चन है हमसे टोटल पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में 11 क्वेश्चन। उन 11 क्वेश्चन को देखेंगे एक्स्ट्रा डिटेल के साथ। वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी कि आप आरओ के लिए कैसे किस तरीके से क्वेश्चन जीके के हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पहला क्वेश्चन था जी, गुर्दे की जो पथरी है उसके बनने का कारण पूछा जी। उसका कारण जी ऑक्जिलेट के क्लिस्ट्रीकरण के कारण। ये गुर्दे में कहाँ पे हमारी एकत्रित होता है क्लिस्ट्रीकरण? ये पेल्विस में होता है जी। ये गुर्दे की जो पथरी का कारण जो होता है जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जी, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जी। गुर्दे की जो हमारी क्रियात्मक इकाई होती है, भी हमसे क्वेश्चन पूछा है क्रियात्मक इकाई क्या होती है गुर्दे की, तो वो होती है जी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम बोलते हैं कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमसे स्विमिंग पूल के बारे में पूछा है कि वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है जी? उसका कारण है जी हमारा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही हमारे तारे रात को टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इसी कारण सूर्योदय से पहले ही दिखाई देना शुरू होता है। सूर्य के अस्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देने का कारण भी हमारा अपवर्तन है। अपवर्तन कब होता है? जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, तो वो क्या करेगी? वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, जिसके कारण हमारी घटना कौन सी होगी? अपवर्तन की। अब आपको पता है कि जो प्रकाश का जो हमारा है, प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहाँ होती है जी? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की सबसे पहले वेग किसने नापा था जी? रोमर ने नापा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनामाटा रोग जो होता है वो किस कारण होता है? वो होता है जी मरकरी के कारण, यानी कि पारे के प्रदूषण के कारण। तो इस सबसे पहले किस देश में देखी गई थी? यह घटना हमारी जापान में देखी गई थी। जापान में हुई थी। जापान की खाड़ी है जी मीनामाटा खाड़ी के नाम से इसका रोग का नाम रखा गया था। किस अंग को प्रभावित करती है? मानव शरीर में जो असर डालती है, किस में डालती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है हमारी की मीनामाटा रोग। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परासरण के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं 2, उनमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रखी जाए तो विलयन के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएंगे। ये हमारी स्टेटमेंट जो पहला है वो बिल्कुल राइट है। ऐसा ही होता है हमारा परासरण के अंदर। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रतिलोम की जगह ओनली परासरण कहलाती है प्रक्रिया। तो पहला ठीक, दूसरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट दिए गए यांत्रिक गुणों के बारे में, किसके? ठोस के। इसने कहा कि रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। नहीं, इसमें स्टील का अधिक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक और रबर का कम। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है। ठोस के गुणों, यांत्रिक गुणों के संदर्भ में प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक होता है हमारा जो किसी वस्तु की हम बल लगाकर उसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं, तो जो परिवर्तन होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य और प्रतिबल विकृति का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें से पूछा है कि यहाँ पे 4 खोज दी गई है, उन चारों को उनके कालाक्रम के अनुसार लगाना। मेसाई की जो पाई मेसान की जो खोज हुई थी वो 1947 में हुई थी जी। और न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी जी 1932 में हुई थी जी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी जी। और प्रोटॉन की खोज आपकी हुई थी जी 1886 में। तो इसका स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा? पहले पे आएगा प्रोटॉन, दूसरे पे इलेक्ट्रॉन, तीसरे पे न्यूट्रॉन और सबसे लास्ट में। तो यानी कि 4, 3, 2, 1 हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं पाई मेसान की खोज किसने की थी? सेसिल पावेल के नाम से वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी। न्यूट्रॉन आप 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की किसने? थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी जी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में सूची दी गई है। एक तरफ हमारे विटामिन है, दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कवरी होता है हमारा। फोलिक अम्ल से रक्त अल्पता होती है, यानी कि एनीमिया होता है। विटामिन ए से रोतुंदी होती है जी। और आपकी विटामिन बी से 1 से होता है बेरी बेरी।
तो ए के लिए हमारा 4 हो जाएगा, बी के लिए हमारा 3 हो जाएगा, और सी के लिए हमारा 1 हो जाएगा, और डी के लिए हमारा जो डी में दे रखा उसके लिए हो जाएगा जी 2। तो ये मैच होगा हमारा इसमें क्वेश्चन में मैचिंग में। अब विटामिन सी को हम रासायनिक नाम से क्या बोलते हैं? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कहते हैं जी हम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है किसका? विटामिन सी का। फोलिक अम्ल जो होता है वो विटामिन B11 को बोलते हैं जी हम, B11 को। विटामिन ए का नाम हमारा रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का जो हमारा नाम है वो है जी हमारा थायमिन बोलते हैं जी, रासायनिक नाम B1 का, थायमिन। अब आपको एक और बताता हूँ मैं, एक अम्ल का पेंटोथेनिक अम्ल होता है जी। पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है वो किस विटामिन को बोलता है? विटामिन B5 को बोलते हैं जी। इसकी कमी से क्या होता है? बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि, वो विटामिन B5 के कारण होता है, जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जी। इसमें पूछा है हमें आवर्ती के बढ़ते क्रम में बताइए, सबसे कम फिर उससे अधिक, ऐसे बताना। आवर्ती हेट्रेज यानी कि हमारी, अब देखो रेडियो तरंगों की आवर्ती से अधिक होती है जी किसकी? अवरक्त की। अवरक्त किरणें की से अधिक होती है जी किसकी? दृश्य की। और जी दृश्य से अधिक होती है जी किसकी? एक्सरे की जी, हमारी एक्सरे, एक्सरे की होती है। अब हम देख लेते हैं इनके खोजकर्ता कौन है। रेडियो तरंगे की हमारी हेनरिक हेट्रेज है जी हमारा इसकी खोजकर्ता, हार्ट्रेज, ठीक है जी। उसके बाद अवरक्त का खोज करता है जी हमारे हारसेल। दर्शक का न्यूटन है जी। एक्सरे के खोजकर्ता हमारे कौन है? एक्सरे के खोजकर्ता है जी रोनजेन है जी हमारे खोजकर्ता किसके? एक्स किरण के। अब देख लेते हैं इनका प्रयोग। रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है जी हमारा टीवी, रेडियो, दूर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो का। अवरक्त का किया जाता है जी आपका कोहरे में, अगर आपको कोहरे में फोटोग्राफी करनी, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए हम क्या करेंगे? अवरक्त किरण का। और रोगी की सिकाई के लिए भी हम किसका योग करेंगे? सेकने के लिए किसका? अवरक्त किरण का। अवरक्त का प्रयोग हम एक जगह और करते हैं, आपका जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का जो रिमोट होता है, टीवी रिमोट जो होता है उसमें भी अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है जी। दर्शक यही मतलब देखने में आते हैं जी। एक्सरे किरण किसके लिए आता है प्रयोग? आप एक्सरे कराते हो, डॉक्टर के जाते हो तो चिकित्सा में यूज होता है एक्स किरणों का जी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया आपका स्टेटमेंट है, रीजन है, यानी कि अभिकथन है और आपका कारण है। इनमें बताना कि कौन सा इसमें ठीक है, कौन सा गलत है, या फिर कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या करे। तो जैसे इसमें कथन में दिया है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पानी का क्वथनांक घटता है, ये स्टेटमेंट ठीक है हमारा। जैसे जैसे हम ऊपर जाके पहाड़ों पर क्वथनांक हमारा पानी का बढ़ता जाएगा। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये गलत है। वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है, वायुमंडलीय दाब हमारा घटता है। तो स्टेटमेंट दूसरा जो कारण है वो गलत है, अभिकथन हमारा ठीक है। तो उसमें ए ठीक है, आर हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में हमसे पूछा गया क्या? प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, उनके बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। रूबी लेजर नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न करता है, नहीं जी, नीले को नहीं करता, वो करता है जी लाल को। तो यानी कि हमारा दूसरा ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसमें हमारा सत्य हो जाएगा दूसरा, केवल दूसरा। अब देखो रूबी लेजर के खोजकर्ता जो है वो कौन है? हमारे थियोडोर मेनन है जी, थियोडोर मेनन है। उन्होंने की थी इसकी खोज 1960 में जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईयू एग्जाम में साइंस के, जो मैं मानता हूँ कि जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करी इस क्वेश्चन ने। तो देखो क्या कि क्वेश्चन नंबर 11 में रमेश की फिट में दी थी 5 फीट में ऊंचाई, और उस ऊंचाई को उसमें बताना है हमें कहीं में, वो बताना जी नैनोमीटर में। अब आप क्या करोगे? पहले 1 फीट में देखिए जी कितना इंच होता है। 1 फीट में इंच होता है जी 12 इंच, 12 इंच होते हैं 1 फीट में। और 1 इंच में कितना होता है जी? सेंटीमीटर। 1 इंच में होता है जी 2.54 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या करना? पहले फीट को करना सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर में। अब देखिए एक नैनोमीटर जो हमारा होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है जी? 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। और मीटर में देखेंगे 10⁹ होता है। हम सेंटीमीटर में निकाल ले, तो सबसे पहले फीट को कन्वर्ट करो कहीं में इंच में, फिर इंच तक करो कहीं में जी सेंटीमीटर में। तो आप क्या करो? सबसे पहले
आप गुना करो 5 फीट में 12 इंच बना लो गुना करके, उसमें फिर गुना कर दो 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि एक फीट में कितने इंच एक फीट में कितने सेंटीमीटर होता है 2.54। तो ये टोटल गुना हमारे आ जाएगी 152.4 आ जाएगी सेंटीमीटर। अब इसमें गुना कर दो जितना 1 नैनोमीटर बराबर होता है सेंटीमीटर के, वो होता है 10 की पावर 7। बस गुना कर दो 10 की पावर 7। तो ये कह सके कि 5 फीट में जो हमारी नैनो मीटर में हम देखेंगे इसकी लंबाई, तो वो हो गई जी 152.4 गुना 10 की पावर 7 सेंटीमीटर, नैनो सेंटीमीटर। तो आज के 10 क्वेश्चन जो ARO के हमारे एग्जाम 2024 में हुए थे वो आपके साथ डिस्कस कर ली गई है। अगली वीडियो में हम करेंगे जो ARO के जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। कल शाम 7 बजे मिलते हैं ARO में जो हिस्ट्री क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे उनके साथ।